वेलकम बैक टू बी अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 70 जिसका नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, मछलियों में श्वसन किस रचना के द्वारा होता है? तो राइट आंसर रहेगा गिल्स द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट है, ध्वनि उत्पादन में कौन सी रचना सहायक होती है? तो राइट आंसर रहेगा कंठ। फिर हमारा नेक्स्ट है, मनुष्य में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो राइट आंसर रहेगा वक्ष गुहा में। फिर नेक्स्ट है हमारा, श्वसन से संबंधित रोग है तो दमा, श्वसनिशोथ, वातस्फीति, ये तीनों ही श्वसन से संबंधित रोग है। तो राइट आंसर रहेगा सभी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है, फेफड़ों की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो राइट आंसर रहेगा कुपिका। क्या रहेगा? कुपिका। फिर हमारा नेक्स्ट है, प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम O2 परमाणुओं का वहन करता है। तो राइट आंसर रहेगा 4। ओके। फिर नेक्स्ट है, ग्लोटिस के ऊपर ढक्कननुमा रचना रिक्त स्थान पाई जाती है। तो राइट आंसर रहेगा एपिग्लोटिस। क्या रहेगा? एपिग्लोटिस। फिर हमारा नेक्स्ट है, फोर्थ, रिक्त स्थान की क्रिया में वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा अंतः श्वसन। अंतः श्वसन इसका राइट आंसर रहेगा। फिर हम नेक्स्ट देते हैं सही जोड़ियाँ। तो इसमें फर्स्ट है ज्वारीय आयतन। तो इसका राइट आंसर रहेगा 500 मिलीलीटर। फिर नेक्स्ट है अंतः श्वसन आयतन। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2500 मिलीलीटर। फिर नेक्स्ट है निह श्वसन आयतन। तो राइट आंसर रहेगा 1500 से 1100 मिलीमीटर, इसके सामने वाला। नेक्स्ट है अवशिष्ट आयतन। तो राइट आंसर रहेगा 1100 से 1200। फिर नेक्स्ट है फेफड़ों की कुल क्षमता। तो राइट आंसर रहेगा 6000 मिलीलीटर। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो इसका फर्स्ट है, श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं रेस्पाइरोमीटर। रेस्पाइरोमीटर। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार श्वसन करता है? तो 12 से 16 बार। क्या रहेगा? 12 से 16 बार। फिर हमारा नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया का नियंत्रण मनुष्य मस्तिष्क के किस भाग द्वारा करता है? तो राइट आंसर रहेगा मेड्यूला। राइट आंसर रहेगा मेड्यूला द्वारा। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 2 अंकीय प्रश्न है। इसमें फर्स्ट है, श्वसन की परिभाषा लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्वसन की परिभाषा, वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान यानी कि विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वसन, सामान्यतः श्वसन रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या होगा कि वायुमंडल से हमने ऑक्सीजन लिया और कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। ये दोनों जब अपनी स्थान अदला बदली करेगी यानी कि आदान प्रदान करेगी, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो गाइस आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैव क्षमता की परिभाषा, अधिकतम निःश्वसन के बाद वायु की अधिकतम मात्रा को एक मनुष्य फेफड़ों से बाहर निकाल सकता है, जैव क्षमता कहलाता है। अर्थात VC बराबर ERV धन TV धन IRV। जैव क्षमता सामान्यतः व्यायाम तथा अधिक परिश्रम के समय अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायता करती है। क्या होगा कि जब हम व्यायाम करते हैं और अधिक से अधिक मेहनत यानी कि परिश्रम करते हैं, तब हमें अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तब हमें जैव क्षमता के द्वारा अधिकतम ऑक्सीजन और अधिकतम ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो इसी को हम जैव क्षमता कहते हैं। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वारीय आयतन को परिभाषित कर मान लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, गाइस आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्वारीय आयतन, वायु की वह मात्रा जो सामान्य श्वासोच्छ्वास के समय फेफड़ों में भरती एवं निकलती है, ज्वारीय आयतन कहलाती है। मनुष्य में ज्वारीय आयतन लगभग 500 मिलीलीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। अतः 1 घंटे में ज्वारीय आयतन 360 से 450 लीटर होगा। क्या होता है कि जो ज्वारीय आयतन है उसमें क्या होता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ों में श्वास भरती भी है और निकलती भी है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वारीय आयतन। और जो ज्वारीय आयतन है वो मनुष्य में 500 मिलीलीटर तक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है यानी कि जिसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, वह 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है और 1 घंटे में वह 360 से 450 लीटर ज्वारीय आयतन करता है। फिर हमारा नेक्स्ट है,
आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जिसका फर्स्ट है मानव शरीर में श्वसन गैसों O2 व CO2 का परिवहन किस प्रकार होता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो गाइस आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब हमारी पसलियां ऊपर उठती है। क्या होता है कि जब हम सांस लेना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर जो पसली है वो क्या होती है, ऊपर उठती है। वो डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिसे हम यकृत बोलते हैं। वो क्या होता है, चपटा होता है। इस कारण वक्ष कुहिका बढ़ जाती है और वायु फुसफुस के भीतर चली जाती है। फुसफुस यानी कि फेफड़ों में जो हमारी वायु है वो फेफड़ों में चली जाती है। इस विस्तृत कुपिकाओं को भर देती है, जो क्या करती है कि जो बड़ी कुपिका है उसे क्या कर देती है, भर देती है। रुधिर सारे शरीर से CO2 को कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। रुधिर क्या करता है कि जो CO2 होता है उसे कुपिका में छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिका में छोड़ने के लिए रुधिर में आता है। ओके, फिर कुपिका रुधिर वाहिका का स्थिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रुधिर पहले क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, फेफड़ों में छोड़ता है। उसके बाद फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके रक्त से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर आती है तब फुसफुस वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। इससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल पाता है। जब वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को मोचन यानी कि निकालता है, इसमें उसे पर्याप्त समय मिल पाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, जब हम सांस लेते हैं तो वो पसलियों में जाता है, तो पसलियाँ ऊपर उठती है। फिर क्या होता है, जो डायफ्राम है यानी कि यकृत, वो चपटा हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो वायु है वह कुपिका में चल जाती है, वहाँ पर इकट्ठी होती है। और जो रुधिर है यानी रक्त है हमारा, वो क्या करेगा कि वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ले जाएगा, कुपिका में छोड़ेगा, वहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में उस ऑक्सीजन को फैलाएगा। तो यही है CO2 और O2 का परिवहन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव फेफड़ों की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो गाइस आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। फेफड़ों की रचना का सचित्र वर्णन। फेफड़ों की दीवार असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंजी होती है। यह वक्ष गुहा में स्थित होती है। इससे रक्त का शुद्धिकरण होता है। प्रत्येक फेफड़ों में एक फुसफुसी धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त लेकर आती है। क्या होता है कि जो फेफड़ों की दीवार होती है वो असंख्य यानी कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती, ऐसी गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंज होती है, यानी कि फूल भी सकती है, वापस बैठ सकती है, ऐसी होती है। यह वक्ष गुहा में स्थित होती है। और क्या होता है कि जो रक्त है उसका शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। तो प्रत्येक फेफड़ों में एक फुसफुसीय धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त, जो धमनी है वो हृदय से कौन सा रक्त लेके आएगी, अशुद्ध रक्त। किसके पास लेके आएगी, वो फेफड़ों के पास। फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त में ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। फेफड़ों का मुख्य काम वातावरण को प्राणवायु लेकर उस रक्त परिसंचरण में प्रवाहित यानी कि मिलाना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट भी बताया गया है। ये हार्ट है, ये दाहिनी तरफ होता है। ओके, फिर हम यहाँ पर ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर इनके नाम नामांकित किए गए हैं, क्रेचिया, ओर्चे, अर्च, सब कुछ। लेफ्ट लंग यानी कि दायां फेफड़ा, इसे सब कुछ, डायफ्राम, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपनी बुक में बना लीजिएगा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है किन्हीं 4 श्वसन विकारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्वसन विकारों का वर्णन, पहला है अस्थमा। यह एक प्रकार का एलर्जी प्रतिक्रिया है जिसमें म्यूकस द्रव गाढ़ा हो जाता है। क्या होता है कि जब हमें पता है कि एलर्जी होती है किसी चीज़ की, तो उसी रोग को हम अस्थमा बोलेंगे। उसमें क्या होता है कि म्यूकस गाढ़ा हो जाता है, म्यूकस द्रव के रूप में होता है और वो गाढ़ा हो जाता है। इस कारण निःश्वसन से बाधा उत्पन्न होती है। यह रोग मुख्यतः पुष्पों के परागण या भोज्य पदार्थों से एलर्जी उत्पन्न करने के कारण होता है। फिर इसी का सेकंड पॉइंट है सर्दी जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड। यह रोग वायरस के कारण होता है यानी कि संक्रमण के कारण होता है। नासिका की म्यूकस झिल्ली में सर्जन हो जाता है एवं म्यूकस द्रव का स्त्रावण अधिक हो जाता है। नाक बंद हो जाती है एवं सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि जब हमें सर्दी जुकाम होती है वो संक्रमण के कारण होती है, यानी कि एक दूसरे से फैल सकती है। दूसरी बात ये कि वो नासिका की जो म्यूकस झिल्ली है उसको क्या करती है, उसका निर्माण कर देती है, सृजन करती है। और जो म्यूकस द्रव है उसका स्त्रावण यानी कि सेक्रेशन करती है और सेक्रेशन से वो अधिक हो जाता है और हमारी जो नाक है वो बंद हो जाती है और हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। ओके, फिर हमारा थर्ड है इन्फ्लुएंजा।
यह रोग इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। इस रोग में म्यूकस झिल्ली में सृजन हो जाता है। फोर्थ है एम्फीसेमा। यह मुख्यतः धूम्रपान एवं प्रदूषण के कारण होता है। इसमें कुपिका की दीवार नष्ट हो जाने के कारण फेफड़ों के वायु ग्रहण करने या विनिमय की क्षमता नष्ट हो जाती है। क्या होता है एम्फीसेमा में कि जब हम धूम्रपान करते हैं, कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग धूम्रपान करते हैं और प्रदूषण तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसी के कारण यह रोग होता है एम्फीसेमा। इसमें क्या होता है कि कुपिका की जो दीवार होती है वह नष्ट हो जाती है, तो फेफड़ों में वायु ग्रहण अपने आप हो जाती है और वायु का विनिमय की जो क्षमता होती है वह भी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 4 विकार देख लिए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः श्वसन व निश्वसन में कोई 4 अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, आंसर अंतः श्वसन व निश्वसन में अंतर। पहले हम अंतः श्वसन में देख लें, फिर निश्वसन में। तो अंतः श्वसन में वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है। फिर सेकेंड है वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम होता है। थर्ड है अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटन के लिए होता है। फोर्थ है इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। फिर हम निश्वसन में देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, निश्वसन में फुसफुसी वायु को बाहर निकाला जाता है और अंतः श्वसन में क्या हुआ था कि अंदर से बाहर से अंदर लाया जाता है, इसमें बाहर निकाला जाता है। फिर आंतर फुसफुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यह जो अंदर जो ऑक्सीजन है उसको हम बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है, ओके, और उसमें क्या था कम होती है। फिर है ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने और ऑक्सीजन लाने के लिए है। फिर है इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, उस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त थी, इसमें मुक्त होती है, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट आते हैं हमारे अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि हमारे 5 अंकीय प्रश्न हैं। तो इसका फर्स्ट है मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मानव श्वसन तंत्र का वर्णन। मानव के श्वसन तंत्र का कार्य शुद्ध वायु को शरीर के भीतर भेजना तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना। इसके प्रमुख निम्नलिखित अंग हैं। पहला है नासाद्वार एवं नासागुहा। नासाद्वार से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। नाक से छोटे छोटे और बारीक बारीक बाल होते हैं जिससे वायु छन जाती है। सेकेंड है ग्रसनी यानी कि गला। ग्रसनी ग्वाटिस नामक छिद्र से श्वास नली में खुलती है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्लोटिस त्वचा के एक उपास्थि युक्त कपाट एपिग्लाटिस से ढका रहता है। फिर है श्वास नली। उपास्थि से बनी हुई श्वास नली गर्दन से नीचे आकर श्वसनी बनाती है। यह वलयों से बनी होती है जो सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न न हो। फिर है फुसफुस यानी कि फेफड़े। फोर्थ, तो इसका है फेफड़ों के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाते हैं जो गुब्बारे जैसी रचना में बदल जाते हैं, जिसे कुपिका कहते हैं। क्या होता है कि जो हमारा लंग होता है इस प्रकार का दिखाई देता है हमें, तो उसमें ऐसी कुपिकाएं लगी हुई होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट को श्वसन तंत्र का यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, तो इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ओके। यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव श्वसन की क्रियाविधि व इसके चरणों को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मानव श्वसन की क्रियाविधि। मानव श्वसन की संरचना नासिका से प्रारंभ होकर फेफड़ों एवं डायफ्राम तक फैली होती है, जो श्वसन की महत्वपूर्ण क्रिया को संपादित करने का कार्य करती है। श्वसन उन भौतिक रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से होता है जिसमें अंदर तो बाह्य वायुमंडल की ऑक्सीजन शरीर के अंदर कोशिकाओं तक पहुंचती है और भोजन रस यानी कि ग्लूकोज, ओके, के संपर्क में आकर उसके ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करती है तथा ऑक्सीजन CO2 को शरीर से बाहर निकालती है। फिर हम इसके चरण देख लेते हैं। कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों CO2 और O2 का मिश्रण। सेकेंड है इसी का चरण रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। रुधिर और उत्तकों के बीच O2 और CO2 का मिश्रण। फोर्थ है श्वसन या फुसफुसी संवारने, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरकर कुपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है श्वसन की क्रियाविधि का नियंत्रण किस प्रकार होता है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्वसन की क्रियाविधि का नियंत्रण, इसे नियमन भी बोल सकते हैं। श्वासोच्छ्वास यानी कि बेहतरीन एक भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया है जो कि आंतरिक एवं कोशिकीय श्वसन से संबंधित होती है।
मनुष्य में श्वसन या श्वासोच्छ्वास की दर का नियंत्रण निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा होता है। पहला है तंत्रिकीय नियमन, यानी कि यह तंत्रिका कोशिका के द्वारा। ओके, मस्तिष्क में उपस्थित मेड्यूला ओब्लेगेटा श्वसन की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है। इसमें एक जोड़ी श्वसन केंद्र पाया जाता है जो कि श्वसन का तंत्रिकीय नियमन करता है। इस भाग के तंत्रिका तंतु फेफड़ों की भित्तियों, अंतरापरियु पेशियों एवं डायफ्राम की पेशियों तक पहुंच जाते हैं। ये पेशियां मेड्यूला ओब्लागेटा के श्वसन केंद्र के नियंत्रण में कार्य करती हैं। फिर आगे देखें तो अतः श्वसन केंद्र पसलियों और डायफ्राम की पेशियों की क्रिया को संचालित करके श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण करता है। अतः श्वास क्रिया तंत्रिकीय नियंत्रण से होती है। इसी कारण चाह कर भी हम श्वास क्रिया को बहुत देर तक नहीं रोक सकते। इसके अलावा पोनिस में स्थित न्यूमोटोटैक्सिक केंद्र प्रवसन को धीमा करता है। फिर हम इसी का सेकंड देख लेते हैं। सेकंड प्रक्रिया है रासायनिक नियमन। इसमें क्या होता है, रुधिर की CO2 स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शरीर के ताप, रुधिर में CO2 की अधिकता या O2 की कमी एवं रुधिर के pH के आदि से प्रभावित होकर श्वास केंद्र श्वासोच्छ्वास से संबंधित पेशियों को उद्दीप्त करती है और इन परिस्थितियों में यह सांस लेने की गति में वृद्धि करती है। फिर आगे देखें, आगे है रुधिर की O2। ओके, पहले हमने CO2 की बात की, अब O2 की। कैरोटिड ग्रंथि एवं एओर्टिक चाप में संवेदी या ग्राहिका समूह उपस्थित होता है जो कि रुधिर को PCO2 तथा PO2 में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करके उन्हें श्वसन केंद्र तक पहुंचाते हैं तथा यह श्वसन केंद्र श्वासोच्छ्वास से संबंधित सभी पेशियों को श्वासोच्छ्वास क्रिया के लिए निर्देशित करती हैं। जब कभी फेफड़ा आवश्यकता से अधिक फूल जाता है तब केंद्र एक प्रकार का प्रतिवर्ती चाप वक्र बनाते हैं। इस चाप वक्र को हेरिंग ब्रूएर चाप कहते हैं। यह चाप ऐसी स्थिति में श्वसन दर को बढ़ा देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।